वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, रूरल एरिया प्रॉब्लम्स आर वेरी एट अ हाई प्लेस। फिर भी क्यों है ये सब? ये चार चीज़ें जो हैं आपके इंडिया के फोर बिगेस्ट चैलेंजेस इकोनॉमी में से है। इसीलिए ये जो यूनिट आता है आपके पास 20 मार्क्स में आता है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड टू डू इट इन अ बेटर वे, सो दैट कि आप इन्हें क्या करो, इम्प्रूव कर सको। चलिए, ये 20 मार्क का यूनिट है। वी आर गोइंग टू डू दिस यूनिट इनटू टू पार्ट्स। आज के में करेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द रूरल डेवलपमेंट। कल के यूनिट में हम करेंगे नेक्स्ट टू यूनिट्स, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। तो ये चारों चैप्टर्स जो हैं आपके कुल मिलाकर के 20 मार्क्स के आने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिसिजन प्रेप। आज के वीडियो में हम करेंगे रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। इनको ध्यान से सुनना, बिकॉज इन चैप्टर्स में से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट विद द रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? रूरल डेवलप का मतलब है कि आपको डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? द कंडीशंस ऑफ द रूरल एरिया। इन नटशेल, बिल्कुल छोटे में बोलूँ तो वहाँ के रूरल एरियाज के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना इज नोन एज द रूरल डेवलपमेंट। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुक जाती, बिकॉज रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो जो सोशल और इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है। फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। सबसे पहले क्या इंप्रूव करेंगे वहां पे? कंसर्न्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड होता है? हेल्थ, यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड, एजुकेशन फैसिलिटी, वहां का रूरल फार्मिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट। तो रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूरल क्रेडिट क्या होता है, उनके लिए कौन कौन से सोर्सेज है, और रूरल मार्केटिंग क्या है। वहाँ के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट जो रूरल एरियाज में करना मैंडेटरी है। फिर आएंगे वहाँ के लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में हमारे पास क्या क्या होता है कि जो भी फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है विद द फार्मर्स, या जो पहले प्रॉब्लम्स थी कि जो फार्मर्स थे दे आर द ओनली टिलर्स ऑफ द सॉइल, उनके पास ओनरशिप नहीं था, उनको क्या दिया जाए? ओनरशिप दिया जाए। दैट मीन्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम द फार्मर टू द ओनर्स ऑफ द लैंड। दैट मीन्स जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे जमींदारी सिस्टम था, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करके वहाँ पे क्या देना चाहिए? फार्मर्स को चेंज इन ओनरशिप देना चाहिए। दैट मीन्स उनको लैंड का ओनरशिप दे दिया, उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स दे दिए, और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन मतलब जिन लोगों के पास स्मॉल लैंड्स थे, फ्रेगमेंटेड लैंड से, उनको सब मिला करके एक बिगर लैंड दे दिया, और साथ ही साथ वहाँ पे सीलिंग ऑफ लैंड भी कर दिया, सो दैट कि एक पर्सन के पास एक लिमिट से ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन क्या होता है? द एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी। उनको जितना ज़्यादा आप एजुकेट करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे, बेटर दे विल फॉर्म एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। सो वहाँ पे करना था रूरल कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे पर्सन एक्वायर करना, ऐसे पर्सन इंक्रीज करना जिनके पास स्किल्स है, एक्सपर्टीज है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉवर्टी एलिविएट करना। पॉवर्टी ऐसे तो एलिविएट नहीं होगी, बट स्टिल आइडेंटिफाई करना, स्पेशल मेजर्स लाना, स्कीम्स लेकर आना जिससे पॉवर्टी क्या हो सके, एलिमिनेट हो पाए, राइट। और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रूरल डेवलपमेंट में करना ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका रूरल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ही क्या है? उधार देना। अब जो गाँव के लोग होते हैं, रूरल एरिया के लोग होते हैं, उनको खेती करनी है, इतना सब कुछ करना है, लेकिन उनको रूरल क्रेडिट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज वहाँ के जो ज़मींदार होते हैं या फिर साहूकार होते हैं, उनको हाईली एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट्स पे इंटरेस्ट देते हैं। सो जो रूरल क्रेडिट है, उनके लिए पैसा अरेंज करना इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट मेजर्स फॉर द फार्मिंग फैमिलीज एंड द फार्मर्स। सो इसीलिए रूरल क्रेडिट का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली रूरल क्रेडिट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दैट मीन सिर्फ 6 to 12 मंथ्स के लिए क्या होगा, वो लोग लोन लेंगे। 6 to 12 मंथ्स के लिए लोन किसके लिए ले सकते हैं? कि लोगों का वेजेस देना है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना है, फर्टिलाइजर्स
चाहिए इनके लिए। मीडियम टर्म क्रेडिट के लिए क्यों चाहिए? बिकॉज़ उनको मशीनरी परचेज़ करना है, वेल्स डिगिंग करना है, परचेज़ ऑफ एनिमल्स पंप सेट चाहिए। ये जो लोन है मीडियम टर्म, दिस वेरीज़ फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर। और जो मोर देन 5 ईयर का लोन है वो कहाँ चला जाएगा आपका? फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिट। और ये किसके लिए चाहिए? माइट बी उन्हें लैंड्स खरीदने हैं, ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, या हेवी मशीनरी जो वो एक बार लगा करके पूरे लाइफ लॉन्ग यूज करेंगे, जिसको आप क्या कहते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अकाउंटिंग टर्म। तो ये आपने डिवाइड किया रूरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। सेकेंड आप डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, कि किस काम के लिए उनको रूरल क्रेडिट चाहिए, किस काम के लिए चाहिए? या तो प्रोडक्टिव या तो अनप्रोडक्टिव। और प्रोडक्टिव में क्या होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज, सो दैट मीन्स प्रोडक्टिव कामों के लिए सब मिक्स कर दो जो ऊपर तीन आपने किए हैं। ट्रैक्टर्स परचेज करना है, मशीनरी परचेज करना है, हाई सीड्स खरीदने हैं, लेबर्स को पैसा देना है, कैटल शीट्स लगाने हैं, इम्प्रूवमेंट करना है लैंड का, हैवी मशीनरीज खरीदनी है, ये सब डाल दो आप अपना प्रोडक्टिविटी में। और अनप्रोडक्टिविटी उनको अपने घर के लिए खर्चा चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि रूरल क्रेडिट में उन्होंने आज तो सी सोड कर दिया, लेकिन हार्वेस्ट तक का जो टाइम है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, वो बहुत लॉन्ग होता है। सो इस टाइम के ड्यूरिंग में अब ऐसा तो नहीं है कि उनके घर के खर्चे रुक जाएंगे, तो इसलिए उनके अनप्रोडक्टिव नीड्स के लिए, कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, मैरिजेस के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल रिलीजियस फंक्शन के लिए भी क्या चाहिए होता है? उन्हें पैसा चाहिए होता है, इसीलिए उन्हें कहते हैं अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। आपने टाइप ऑफ क्रेडिट कर लिया, अब ये पैसा आएगा कहाँ से? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको भी आप डिवाइड करोगे टू पार्ट्स में, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर द इजिएस्ट वे फॉर द फार्मर्स टू गेट द लोन, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे उनसे अनऑब्जॉर्बिटेंटली जो है एक्सप्लॉइट करके बहुत ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और इसके चलते वो लोग क्या कर जाते हैं ना कि सिर्फ आपका डेट ट्रैप में पड़ के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोन्स किससे लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशंस में? इन्वेस्टर्स से, कैश लेंडर से, लैंडलॉर्ड से, फैमिलीज और फ्रेंड्स में, जो उनके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा जाते हैं, एंड दे आर जस्ट गेट ट्रैप्ड इनटू अ डेट ट्रैप। दैट इज an informal source. Second, a better for way for them, but a most difficult way, दैट इज फॉर्मल सोर्सेज। द फॉर्मल सोर्सेज में क्या हो गए? आपके इंस्टीट्यूशनल जो आपके कंपनीज है, बैंक्स हो गए, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो उन्हें क्या देंगे? लोन लेंगे। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उन्हें कम मिलेगा एंड दे विल नॉट गेट इनटू अ डेट ट्रैप, बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फार्मर्स के पास पेपर्स ही पूरे नहीं होते हैं। दे डोंट हैव द कंप्लीट पेपर्स। उनके पास मॉर्गेज के लिए सामान नहीं होता है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द पेपर वर्क। सो ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज का, फॉर्मल रिसोर्सेज का, जो कि है फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लेकर आए जो रूरल पीपल की मदद कर रहे थे टू अरेंज द रिसोर्सेज, टू अरेंज द फाइनेंस एट अ लोअर रेट। फर्स्ट एग्जाम्पल, नाबार्ड, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इंस्टॉल्ड हुआ इन जुलाई 12 1982 के अंदर। सबसे पहले तो इनका सिर्फ क्या एम था कि ये आरबीआई ने अपॉइंट किया था फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रूरल स्ट्रेंथ, कि कितना लोगों को चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन गया? अपेक्स बॉडी बन गया टू एक्टिवेट और कोऑर्डिनेट ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किसमें इन्वॉल्व थे? आपके रूरल एरिया के अंदर। नाबार्ड का जो फंक्शंस थे वो क्या थे? कि रूरल क्रेडिट अरेंज करेंगे, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, या फिर आपका क्या हो, लॉन्ग टर्म हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रूरल क्रेडिट को इंक्लूड करते थे, उन सब के फंक्शंस को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट और रूरल क्रेडिट्स को। सो दीज वर द ऑल फीचर्स ऑफ द नाबार्ड। फिर बनाए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एवरीबडी नो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था? कि गांव में कुछ लोग मिल करके एक क्या बनाते थे? ग्रुप बनाते थे, एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्स देयर सेविंग इनटू इट। तो यहाँ से क्या इमर्ज हुए? सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक विलेज बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम था, किसी ने नहीं बनाया, विलेज के लोगों ने खुद बनाया, जहाँ पे एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कमेटी बाद में इन्वॉल्व हुई, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते थे? 10 से 20 लोग, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, विमेन और मेन दोनों ने मिलकर बनाया। और
ये वहाँ के लिए पीपल विलेजेस के लिए वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, सो डू रिमेंबर दैट, इसको नहीं भूलना है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, ये क्या करते थे, ये प्रमोट करते थे थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट क्या होते हैं, आपके सेविंग्स इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय मिनिमल कंट्रीब्यूशन। कि सब लोग क्या करेंगे, जो 10-20 पीपल है, एवरीबडी विल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट, दे पूल देयर मनी, और जिसको भी लोन चाहिए होगा उनको वो लोन दे देंगे। और ये जो क्रेडिट था ना, ये बिना किसी सिक्योरिटी के देते थे एट अ वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से उन्हें के जो विलेज के लोग हैं उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड दिस एच जिसको धीरे धीरे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। सो एच एस जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द रूरल क्रेडिट इज योर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे आपका दो पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन भी है, दैट इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो किससे रिलेटेड होता है, सिर्फ प्रोड्यूस करके सेल करने तक नहीं होता। जैसे आपने मार्केटिंग में बिजनेस में पढ़ा है कि मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ 12 काइंड ऑफ अ फंक्शन, तो यहाँ पे भी वो सारे फंक्शंस आपके अप्लाइड होते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ना, वो सब इन्वॉल्व करता है आपका कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस मर्केंडाइज। ये सब किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इट्स अ वेरी बिगर टर्म। लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, लैक ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटीज, बिकॉज उस समय गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज तो ओपन करे नहीं थे, ना ही वहाँ पे उस समय कोई साइंटिफिक टेक्निक्स था एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। तो उनके जो प्रोडक्ट्स थे, जो प्रोड्यूस था, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था। तो फार्मर्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्पेस, नीदर दे हैव अ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। सो एज अ रिजल्ट उनको क्या करना पड़ता था, अल्टीमेटली उनको अपना जितना भी प्रोड्यूस है पिट्स में, मड वेसल्स में, गनी बैग्स में या कच्चा स्टोर हाउसेस में ही क्या करना पड़ता था, स्टोर करना पड़ता था। और इनके चलते उनका जो प्रोडक्ट है वो 10% तक, 20% तक भी क्या होता था, खराब हो जाता था। एंड समटाइम्स दे इट बिकम्स अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। Second problem is the lack of transportation. Roads were not good. ब्रिटिशर्स ने बनाए, बट वहाँ पे बहुत अच्छे रोड्स नहीं थे, बिकॉज विलेजेस तक जो रोड्स जाती थी दैट ऑल वर द कच्चा रोड्स, पक्के रोड्स नहीं थे। दे आर नॉट सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली रेनी सीजन्स के अंदर देर इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। थर्ड प्रॉब्लम वॉज द लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। उनके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जहाँ से वो एक नेसेसरी और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सके कि उनका जो प्रोडक्ट है, फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को किस प्राइस पे जो है मार्केट पे सेल करेंगे। दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मिडल मैन बहुत ज़्यादा थे। हर कोई कहता था कि हमारे थ्रू आप क्या करो, अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करा सकते हो। सो दैट वाज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऑफ एडिक्वेट फाइनेंसेस हमने ऊपर किया कि रूरल क्रेडिट को अरेंज के लिए उनको यही नहीं पता था कि कहाँ से फाइनेंसेस जो हैं वो आपके अरेंज करने हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स आर नॉट देयर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। फिर अल्टीमेटली उन्हें कहाँ से अरेंज करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड से। फिर लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के लिए कैसे ग्रेड करना है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करें, सो दैट द फार्मर्स विल एबल टू गेट अ गुड एंड गेट रीजनेबल फेयर प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनको फेयर प्राइजेस नहीं मिलते थे। इंडियन फार्मर्स डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द ग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट। उनको लगता है कि ठीक है, हमें नहीं अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, वो सबको क्या करते थे, एक ही क्वालिटी में निकाल करके सेल कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे प्राइजेस नहीं मिलते थे। और द अनदर इम्पॉर्टेंट, द मैल प्रैक्टिसेस इन द अनरेगुलेटेड मार्केट, वहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा थी। देयर वॉज अ faulty weighing practice, lack of grading, lack of standardization, and manipulation of the account. So these were the important things of the problems of the rural development. तो क्या किया गया इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्या किया गया,
एग्रीकल्चर मार्केट्स को क्या कर दिया गया, रेगुलेट कर दिया गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या किया गया, जितने भी एग्रीकल्चर मार्केट्स थे उनको सिस्टमैटिक और ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग कंडीशंस पे लाया गया। स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2003 लाया गया। इनके चलते जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बहुत से प्रॉब्लम्स क्या हो गई, आपके खत्म हो गई। अब क्या काम था इन मार्केटिंग कमिटीज का, स्टैंडर्ड रेट्स यूज करना। सेकंड, चार्जेस, फिक्स फीस और ब्रोकरेजेस को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया। कोई भी अपने विल के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चार्जेस या ब्रोकरेजेस चार्ज नहीं करेगा। प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथोराइज्ड अनलॉफुल डिटेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्रॉड, कोई भी तरह का अनऑथोराइज्ड काम नहीं करेगा। मिडल मैन और कमीशन की एजेंट रिमूव कर देगी। डिस्प्यूट सेट करने के लिए प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज बनाई गई। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग कमिटीज जो बनाई गई उस समय पे टू कंट्रोल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और कौन कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज द पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक ऐसा मेजर था जो किसने इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज द एमएसपी, ये अश्योरेंस था फार्मर्स के लिए कि उनका जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, जब वो सेल करने के लिए आएंगे, सो उनको एक मिनिमम बेस प्राइस दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज पर केजी, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट इतने प्राइस पे तो बिकेगा ही बिकेगा, इससे कम वो सेल नहीं करेंगे। दैट इज फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ प्राइस हायर देन एमएसपी। एक मिनिमम प्राइस दे दिया, उसके ऊपर वो कितना भी चाहे उसको सेल कर सकते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी फार्मर्स थे उनके लिए एक रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन जो है अवॉइड हो गया एंड स्टेबलाइज हो गई उनकी इनकम। सेकंड, बफर स्टॉक्स। एमएसपी की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया ना, एक बफर स्टॉक कर लिया। बिकॉज गवर्नमेंट बाय कर लेती थी स्टॉक्स, जो एक्सेस सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस था, फूड ग्रेन्स था विद द फार्मर्स, गवर्नमेंट यूज टू बाय एवरीथिंग एट एमएसपी, और उन सबको स्टोर करती थी, बफर स्टॉक बना के रखती थी। और इन सबको ही जो हमारा थर्ड सिस्टम है, दैट इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या कर देती थी, मार्केट्स में सेल करती थी एट अ लो प्राइस, एट द फेयर राशन शॉप्स, at a subsidized price to the weaker sections of the society. So these are the important points, right? और कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स थे, जैसे अपनी मंडी, हदापसर मंडी, तो ये सब मंडियों के नाम है, ये आप कर सकते हो। द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कि जब चीज़ों को एक एरिया में काम ना करके अलग अलग पार्ट्स में आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, दैट मीन्स वी चेंज द एक्टिविटीज इनटू मेनी पार्ट्स, उसे क्या कहते हैं आपका, दैट इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन था वो किसका था, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इन द क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन और फिर एक्टिविटीज, दो तरह के डाइवर्सिफिकेशन हुए। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या था, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली वन क्रॉप, they are doing to produce many multi cropping system, that means एक साल में सिर्फ एक क्रॉप प्रोड्यूस करने की बजाय दे हैव शिफ्टेड टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, क्योंकि ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एंड दे हैव शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, दैट मीन्स सिर्फ घर के लिए अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस ना करके कमर्शियल फार्मिंग पे प्रोड्यूस करें, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, नंबर वन। Second, they have diversified into the various productivities and employment, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। जैसे कि बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या था, एक तरह का गोल्डन रेवोल्यूशन था, जिसके अंदर फ्लावर हार्वेस्टिंग थी, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड्स, टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो लाई गई। यानी सिर्फ एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने से निकल करके नाउ दे हैव कम टू द फ्लावर हार्वेस्टिंग एंड फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो, जिसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन भी बोला गया। थर्ड काइंड ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का ही दूसरा पार्ट हॉर्टिकल्चर हो गया। सेकंड इज द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या था कि डिफरेंट काइंड ऑफ द एनिमल्स को भी फार्म किया जाता था यूजिंग मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, जैसे कि कैटल, गॉड्स, poultry are the most important diversifications over here, जिसकी वजह से क्या हुआ, द फार्मर्स आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नाउ दे हैव स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, फूड सिक्योरिटी,
ट्रांसपोर्टेशन उन्हें मिलता था, फ्यूल, फैमिली न्यूट्रिशन, ये सब इजीली उन्हें मिलने लगा। मिल्क प्रोडक्शन उन्हें घर से मिलने लगा, मीट, एग, फूल, ये सब उन्हें घर से ही मिलने लगा। सो दिस इज हाउ एनिमल हस्बेंड्री हैज इम्प्रूव देयर इनकम। फिर आया आपका फिशरीज। फिशरीज किसको रिगार्ड करता है? फिशरीज कम्युनिटीज ऑफ द वाटर बॉडी रिगार्डेड एज द मदर और सप्लायर, क्योंकि यहाँ से क्या होते थे, सीज, ओशन, रिवर्स, लेक, नेचुरल पॉन्ड्स एंड वाटर से वो क्या करते थे, आपका एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन लेकर आए, जहां से उन्होंने फिश प्रोडक्शन किया। अब फिश प्रोडक्शन जनरली कहाँ से होगा? जो आपके कोस्टल एरियाज में है, जैसे कि केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ से उन्होंने क्या किया, मरीन प्रोडक्ट्स लेकर आए। और इसी तरीके से करते करते इंडिया जो है फिश प्रोडक्शन में 1.4% ऑफ जीडीपी के लिए लेकर आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। अब हम करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका चैप्टर, जो भी इस यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? वी ऑलरेडी द स्टॉक ऑफ, किसका स्टॉक? स्किल, एक्सपर्टीज, एबिलिटी, एजुकेशन और नॉलेज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, ये सब क्या है? एक तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो वो कहता है देयर इज अ हाई टाइम नीड, कि जहां पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रादर देन एनीथिंग एल्स। सोर्सेज क्या आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के आपके? दैट इज एक्सपेंडिचर। क्या कैसे करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? या तो आप एक्सपेंडिचर करो एजुकेशन के ऊपर, या फिर एक्सपेंडिचर करो आप हेल्थ के ऊपर, जॉब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, माइग्रेशंस दो, और इक्वायर करो इंफॉर्मेशन को। अब ये जो 5 पॉइंट्स है आपके एक्सपेंडिचर्स वाले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे वो अलग से क्वेश्चन आपसे पूछता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जहां पे उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, स्पेशली कहाँ से? थ्रू स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स करके उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा। दिस इज हाउ the human capital formation can be increased। और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कैसे करेंगे? बाय वे ऑफ enhancing and enlarging of productivity resources, adoption of new technology, invention and innovation of the methods, right? Then expenditure on health, that means health sector में improvement करके, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के पूरे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। एक्सपेंडिचर हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड होगा? मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन ड्यूरिंग इलनेस, अगर बीमार हो जाते हैं तो कौन सी दवाइयाँ जानी चाहिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन कौन से जाने चाहिए, सोशल मेडिसिन कौन सा होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जानी चाहिए। देन एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उनको जॉब ट्रेनिंग के लिए पैसा लगाएंगे तो दैट विल बी मच गुड फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वर्कर्स को क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, जैसे कि पेंटर का काम सीखना है आपको, प्लम्बर सीखना है, मैकेनिक का काम सीखना है, और ऑफ कैंपस, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, यहाँ पे दोनों आप अपने बिजनेस से लिख सकते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, जनरली रूरल एरियाज की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे माइग्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पीपल शिफ्ट फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, एंड अर्बन आर मूविंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज जस्ट इन order to fetch higher salaries at compared to their native incomes। So जो unemployed people हैं रूरल एरियाज के, वो आपके कहाँ माइग्रेट करते हैं? अर्बन एरियाज में। और टेक्निकली जो क्वालिफाइड पीपल है लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो मूव करते हैं फॉर द हायर सैलरीज टू अदर कंट्रीज। सो यहाँ पे जो माइग्रेशन है, इनका सबसे बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और लिविंग का। सो माइग्रेशन की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? समटाइम्स इट डिक्रीजेस। What are the other problems faced by human capital formation? प्रॉब्लम्स क्या क्या है? इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, बिकॉज लोगों के पास ना एजुकेशन फैसिलिटीज है, ना हेल्थ फैसिलिटीज है, ना ही जॉब्स है, और ना ही उनके पास प्रॉपर मीन्स हैं टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। पॉपुलेशन राइजिंग है, ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जब स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये लोग क्या करते हैं, किसी और कंट्रीज में चले जाते हैं फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर सैलरीज, उन्हें क्या किया जाता है? ब्रेन ड्रेन। वो लोग यहाँ पे सब कुछ सीखते हैं एंड अल्टीमेटली मूव टू द अदर कंट्रीज। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर ट्रेनिंग, उनके पास मैन पावर ट्रेनिंग नहीं है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड
देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये आप बहुत करना कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है। फिजिकल कैपिटल में क्या होता है कि सिर्फ मैन मेड के लिए, फिजिकल कैपिटल के कंट्री किसके लिए पैसा लगाएगी आपका, मशीन्स पे, बिल्डिंग्स पे, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में किस पे पैसा लगाएगी, आपका स्टॉक्स ऑफ एक्सपर्टीज पे, स्किल्स इंप्रूव करेगी, एबिलिटी, नॉलेज, ये सब चीजें इंप्रूव करेगी, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है आपका, टेंजिबल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है आपका, इनटेंजिबल, एंड कैन नॉट बी सोल्ड आउट इन द मार्केट बट फिजिकल कैन बी सोल्ड। फिजिकल कैपिटल पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ओनर से उसे सेपरेट किया जाता है, दैट इज सेपरेबल, लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेपरेबल एट ऑल। सो दीज आर सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स विच आर इंपॉर्टेंट, तो ये आपको करना ही है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, राइट। एजुकेशन सेक्टर पे मैंने आपको बोल दिया कि आपको अच्छे से करना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है और उनके सर्विसेज क्या है, वो आपको करना है। रेगुलरिटी अथॉरिटीज जरूर करना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन सर्विसेज में बोला जाए तो रेगुलरिटी अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन एंड हेल्थ। अब गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एक तो एजुकेशन सेक्टर पे एक्सपेंडिचर कैसे करें वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज explain the role of the government or intervention in education एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इन हेल्थ। तो ये दोनों गवर्नमेंट का आपको करना है। एक तो मैंने बता दिया कि आप गवर्नमेंट का क्या लिख सकते हो, अथॉरिटीज लिख दो जो आपने किया, जैसे यूजीसी, एनसीटी, एनसीईआरटी एंड आपका एआईसीटीसी, ये आप लिख दो एजुकेशन सेक्टर में। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री कॉस्ट ऑफ मील, जो मिड डे मील हम कहते हैं वो इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। देन फ्री एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, और पीपल डू नॉट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों के पास इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गवर्नमेंट ने और एजुकेशन पे क्या एक्सपेंडिचर किया, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि इतना प्रोपोर्शन जो है वो गवर्नमेंट के एजुकेशन के लिए जाएगा ही जाएगा लोगों के लिए। दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई, जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री कर दिया गया। शेयर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया क्या है, लीस्ट है, बट स्टूडेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है। दिसंबर 2009 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का एक फंडामेंटल राइट दिया फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू अचीव द एम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि इतना जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी ही करेगी। यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने 2% एजुकेशन लगाया ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, जितना भी सेंट्रल टैक्स कलेक्ट करेगी उसमें से 2% एजुकेशन से आएगा, दैट गोज टूवर्ड्स एजुकेशन, जिसने 4 से 5 हजार करोड़ रुपए किसके लिए अरेंज किए, आपके गवर्नमेंट के लिए। फिर एजुकेशन का मिशन बनाया गया, लेकिन तब भी एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम्स आई, तब भी हाई इलिटरेसी रेस है, जेंडर बायसनेस है, पीपल आर नॉट रेडी टू सेंड देयर फीमेल डॉटर्स टू द स्कूल्स, लो एक्सेस है रूरल एरियाज में क्योंकि दूर ज्यादा बन जाते हैं स्कूल, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, लो क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। सो दीज आर द लास्ट टॉपिक फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और आज की क्लास का भी लास्ट टॉपिक, दैट इज एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट्स है जो गवर्नमेंट ने अचीव किए, दैट इज फर्स्ट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है, 1st to 5th क्लास के बच्चे जो 6 to 11 ईयर्स के थे, प्राइमरी एजुकेशन, और आपका 6 to 8 दैट इज 11 to 14 ईयर्स मिडल एजुकेशन, ये अचीव किया। एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने क्या किया, अचीव कर लिया। सेकेंड, सेकेंडरी एजुकेशन, जहाँ पे उन्होंने एक सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, इट्स अ गैप बिटवीन, गैप कहाँ पे, आपका प्राइमरी और एजुकेशन, टिल 14 ईयर्स उन्होंने कर लिया। बट उसके बाद क्या था, सो गवर्नमेंट ने एक ब्रिज एस्टैब्लिश किया बिटवीन प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन दैट प्रिपेयर्स द यंग पर्सन्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 and 18 ईयर्स। इनकी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय बनाए, केंद्रीय विद्यालय बनाए और एनसीईआरटी बनाया, सो दैट सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट कर सके। सेकेंडरी एजुकेशन इसके चलते 7.4 थाउजेंड से लेकर के 2.52 लाख तक जो है वो इंक्रीज हुआ। कम्स टू द हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री कर लिया, सेकेंडरी कर लिया, अब हायर एजुकेशन में क्या आता है, इट्स अबाउट द कॉलेज लेवल एजुकेशन, जहाँ पे जनरल, मैनेजेरियल, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, मेडिकल और अदर प्रोफेशनल एजुकेशंस को इम्पोर्टेंस देना जरूरी था। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री टू हैव अ पावरफुल टूल फॉर द बिल्डिंग अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी।
यूनिवर्सिटीज बनाई गई, हायर एजुकेशन इंक्रीज किया फ्रॉम 27 टू 799 इन 2015 टू 2016, और जो स्टूडेंट के नंबर्स थे वो इंक्रीज हो गए फ्रॉम 3.6 लाख इन 1950 टू 51 से लेकर के 346 लाख, यस 346 लाख इन 2015 टू 16। इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई बूस्ट करने के लिए हायर एजुकेशन, यूजीसी कमीशन बनाया, एंड ये सब गवर्नमेंट ने किया टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन एज वेल। सो ये सब चीज़ें आपको करनी है। और प्रोस्पेक्टस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटीज, जिसमें जेंडर इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया, हायर एजुकेशन को दिया गया। सो दीज आर द टू चैप्टर्स फ्रॉम अ 20 मार्क यूनिट, जहां पे हमने 2 चैप्टर्स आज कर लिए हैं, बाकी के चैप्टर्स जो हम कल करेंगे। 2 चैप्टर्स फ्रॉम करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जहां पे ये पूरा यूनिट आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू कवर रेस्ट ऑफ द 2 चैप्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।